हेलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को हम लोग ओएसडी के नाम से भी जानते हैं। जनरली आप लोगों को ओएसडी नाम से ही बोलते हुए सुनेंगे। तो ओएसडी मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और इसको हम लोग पासिंग साइड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। पासिंग साइड डिस्टेंस। तो जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर होगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मतलब कि हमें रोड पे ओवरटेक करने के लिए कितनी दूर तक की विजिबिलिटी चाहिए, जिससे हम इजीली और सेफली आगे चलने वाली जो भी स्लो मूविंग व्हीकल है उसको ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब ओवरटेकिंग अब मैं एक चीज आपको और इम्पोर्टेंट टर्म बता देता हूँ कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो या किसी भी टाइप की साइड डिस्टेंस हो, जैसे आपकी साइड डिस्टेंसेस होती हैं एसएसडी, ओएसडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस दैट इज आईएसडी, हेडलाइट साइड डिस्टेंस एचएसडी, या जो भी साइड डिस्टेंसेस होती हैं इनको हम लोग हमेशा कर्व पे प्रोवाइड करते हैं। इनको कभी भी हम स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ रोड पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट रोड पे तो हमें विजिबिलिटी क्लियरली इन्फिनिट डिस्टेंस तक है, लेकिन हमें कर्व पे विजिबिलिटी हमारी हिंडर होती है। इसलिए ये सारी साइड डिस्टेंसेस का यूज और इनको डिजाइन भी हम कर्व पे करते हैं। विजिबिलिटी हमारी कर्व पे कैसे हिंडर हो रही है, जैसे कि अगर हमारा ये एक कर्व है, अब इस पे अगर हमारा एक कोई ये 2 लेन कर्व है, अब अगर इस पे हमारा एक व्हीकल यहाँ से चल रहा है तो उसकी विजिबिलिटी यहाँ से हिंडर हो रही है, इस कर्व की वजह से हिंडर हो रही है। तो इसलिए हम लोग इसे जितनी भी साइड डिस्टेंसेस है उनको हम कर्व पर प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेट रोड, अगर जैसे ये एक स्ट्रेट रोड है तो यहाँ पे अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो ना उसकी विजिबिलिटी पूरी क्लियर है, उसको यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगा उसकी विजिबिलिटी में। तो इसलिए हम लोग कोई नीड नहीं होती ये सारी साइड डिस्टेंसेस कर्व पे प्रोवाइड करने के लिए। तो अब हम लोग एक कर्व ले लेते हैं जहां पे हम लोग देखेंगे कि एक व्हीकल स्लो मूविंग व्हीकल को कैसे ओवरटेक करता है। अब हम लोगों ने एक कर्व ले लिया है ये हो गया एक ऐसा कर्व। अब इस कर्व के पे अगर हम लोग ओएसडी के फॉर्मूलेज को डिराइव करेंगे तो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा पाना बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा। तो रादर देन हम इसे कर्व लेने के बजाय हम इसे एक स्ट्रेट रोड अभी कंसिडर कर ले रहे हैं, जिससे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और आपको समझाना इजी हो जाए। इसलिए हमने ये एक स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट स्ट्रेच ले लिया इस कर्व का। ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है इसका एक स्ट्रेट स्ट्रेच हमने ले लिया है, जिससे इजी हो जाए डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाना। तो ये हो गए हमारी एक कर्व, ये एक 2 लेन कर्व है। दोबारा तो बता रहा हूँ कि ये एक कर्व का एक स्ट्रेट स्ट्रेच का पोर्शन हमने ऑप्ट किया है, जिससे इजी हो जाए आप लोगों को समझाना। तो ये हो गई हमारी लेन 1, ये हो गई हमारी लेन 2। तो लेन 2 का जो हमारा व्हीकल का डायरेक्शन है वो इधर है, और लेन 1 का जो व्हीकल का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। थोड़ा सा बिगड़ गया है, लेन 1। तो लेन 1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कि व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और लेन 2 के इस डायरेक्शन में। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक व्हीकल है ए, ये हमने ले लिया व्हीकल ए। अब इस व्हीकल की वेलोसिटी हमने ले ली बी। ये व्हीकल ए सपोज कर लेते हैं ये अभी किसी एक पॉइंट पे A1
1 कोऑर्डिनेट पे खड़ा है, 1 पे मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। v मतलब कि ये व्हीकल ए डिजाइन वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये आगे चलते चलते ये एनकाउंटर करता है कुछ डिस्टेंस बाद व्हीकल ए एट पॉइंट 2 कि इसके आगे एक व्हीकल है जो स्लो मूव कर रहा है। सपोज कर लेते हैं कि ये व्हीकल बी इसको यहाँ पे दिखा, जो वी बी स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब A2 ने देखा कि इसके आगे के जो व्हीकल है उसकी स्पीड स्लो है, तो कोलिजन ना हो, तो इसलिए अपनी स्पीड को ये रिड्यूस कर लेगा, ये भी VB के बराबर ले आएगा, रिड्यूस करके VB के बराबर ले आएगा। तो अब क्या होगा, ये चाहेगा कि इसको ओवरटेक करना व्हीकल बी को, क्योंकि व्हीकल बी की स्पीड स्लो है। तो अब क्या करेगा, ये आगे देखेगा कि आगे इसको स्कोप है जा पाने का कि नहीं, तो वो नेक्स्ट लेन 2 के इधर लेन 2 पे देखेगा कि इस लेन 2 में इतने पोर्शन में कोई दूसरा व्हीकल तो नहीं है जो सामने से आ रहा हो कि उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो ये लगातार अपॉर्चुनिटी देखेगा। अब जब तक ये अपॉर्चुनिटी देखेगा, तो सपोज कर लेते हैं कि ये अब इसे अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हाँ इसने यहाँ तक एक सेक्शन हम मान लेते हैं कि इसने देख लिया कि यहाँ तक रास्ता क्लियर है और अब वो ओवरटेक कर सकता है। तो जब तक उसने ये चीज डिसाइड की और ये देखा कि हाँ आगे का सेक्शन क्लियर है, या ये वाला जो सेक्शन की बात कर रहा हूँ इस वाले सेक्शन की, तो यहाँ पे उसने देखा कि हाँ यहाँ पे सेक्शन क्लियर है, तो वो अब ओवरटेक कर सकता है। तो जब तक उसने ये चीज सोची कि हाँ अब वो ओवरटेक कर सकता है, तो उसका कुछ रिएक्शन टाइम लगा, तो उस रिएक्शन टाइम में वो पहुंच चुका होगा तब तक किसी पॉइंट A3 पे, थोड़ी सी उसने डिस्टेंस कवर कर ली होगी, लेकिन वेलोसिटी उसकी अभी भी VB है। तो यहाँ तक का जो उसकी वेलोसिटी है, यहाँ तक का जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब उसने ये डिसाइड कर लिया फाइनली कि हाँ अब मैं चेंज कर सकता हूँ, क्लियर रास्ता आगे क्लियर है, तो ये डिस्टेंस हो गई VB इंटू TR। TR है हमारा रिएक्शन टाइम, जितनी देर में उसने सोचा एक्सेलेरेटर प्रेस किया कि हाँ अब मैं लेन चेंज कर सकता हूँ, तो वो लेन चेंज करके यहाँ पे यहाँ आएगा। ठीक है, ये इसने लेन चेंज की, इसको थोड़ा सा और ये लेन चेंज करके यहाँ पे आ गया। ये सपोज कर लेते हैं A4 है, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब तक वो A4 पे आया था, तभी उसने देखा कि एक व्हीकल यहाँ पे, कोई एक व्हीकल C है जो इस सेक्शन पे आ चुका है, ये भी डिजाइन स्पीड से चल रहा है V से। ठीक है, तो अब जब तक व्हीकल B के पीछे था, तो उसने व्हीकल B से एक स्पेसिंग बना रखी थी, जिसको हम टर्म दे देते हैं S। एक S डिस्टेंस की स्पेसिंग बना करके वो व्हीकल B से मूव कर रहा था। हर कोई एक मिनिमम स्पेस बना के चलता है जिससे कोलिजन ना हो जाए। तो हमने एक ये अप्रोक्सीमेशन या ये अजम्पशन ले लिया कि जब व्हीकल A ओवरटेक करके व्हीकल B से आगे आएगा, मतलब कि A4 से पोजीशन पे आएगा, तो आफ्टर ओवरटेकिंग भी वो जो डिस्टेंस थी A और B के बीच में वो वही मेंटेन करेगा। ये एरो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो डिस्टेंस है वो इतनी ही है। ले एक सेकेंड, ये डिस्टेंस यहाँ पे नहीं होगी। अब लेकिन जब तक ये अब इस व्हीकल A ने व्हीकल B को ओवरटेक किया इन T टाइम, तब तक जब तक ये व्हीकल A ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में आ रहा था, तब तक व्हीकल B भी कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो इस डिस्टेंस को हमने कह दिया B4। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी व्हीकल B की VB ही है, और कितने टाइम में कवर किया है, उसने T टाइम में ही कवर किया है, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि T टाइम में A ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर की, लेकिन वेलोसिटी ऑफ व्हीकल B कम है, तो वो इतनी ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा यहाँ तक।
और हमने ये एजम्पशन लिया था कि जितनी स्पेसिंग पहले थी व्हीकल ए और बी के बीच में, आफ्टर ओवरटेकिंग उतनी ही स्पेसिंग मेंटेन रखेगा व्हीकल ए और बी के बीच में। लेकिन जब तक ये व्हीकल ए अपनी लेन चेंज करके अपनी लेन में वापस आ रहा था, उतनी ही टाइम में व्हीकल सी भी अपनी कुछ पोजीशन आगे आ चुका होगा, उसने भी कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी, तो इसको भी हम कह देते हैं C4। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी, ये डिस्टेंस सी ने व्हीकल सी ने डिस्टेंस कवर की होगी v इंटू टी। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा ही होगा बचपन में, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे हर जगह लगा रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस व्हीकल सी ने कवर कर ली v इंटू टी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें OSD कैलकुलेट करना है। तो OSD हमारी क्या, कौन सी डिस्टेंस होगी, OSD होगी, एक सेकेंड, OSD जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है जब उसने व्हीकल बी को साइड किया और ये सोचा कि हाँ अब मैं ओवरटेक करूंगा, वहां से लेकर के जिस स्टेट ऑफ स्ट्रेच तक उसने देखा था क्लियरेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे OSD। ये हो गई हमारी OSD। तो अब OSD को हम 3 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट हमारा होगा जब उसने फाइनल मूड बना लिया कि हाँ अब मुझे ओवरटेक करना है, तो इतनी डिस्टेंस को हमने कह दिया D1। जब वो A2 से A3 पे आया, जब उसने माइंड सेट कर लिया था कि हाँ अब मुझे ओवरटेक करना ही है, तो जो रिएक्शन टाइम उसने लिया एक्सीलरेटर प्रेस करने में, वो डिस्टेंस हो गई हमारी D1। अब इसके बाद जो हमारी D2 डिस्टेंस होगी वो A2 से लेकर के हमारी A4 पोजीशन तक आ जाएगी, तो क्योंकि उसने लेन चेंज करके अपनी लेन में वापस आ गया। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस D2। अब हमारी फाइनल डिस्टेंस, एक तीसरी डिस्टेंस बची, वो हो गई C4 की। जो व्हीकल C कर्व पे एंट्री लिया और उसने T टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर की, तो अब हमारा OSD कितना हो गया, D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम बता देते हैं कि ये जो D1 है, ये डिस्टेंस हो गई आपकी VB इंटू TR, और ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी D2 की वैल्यू जो हो गई, D2 हो गया हमारा S प्लस VB T प्लस S। यही वाली वैल्यूज मैंने उठा करके नीचे लिख दी हैं, बस ये देख लीजिए। A3 से लेके A4 के बीच की जो डिस्टेंस है वो D2 है, और D3 तो आपको ये पता ही है, D3 हो गई हमारी ये VT के बराबर। ठीक है, अब हम ये जो TR है, ये TR क्या है ये हमने पहले ही बताया, ये हो गया हमारा रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम हम यहाँ पे जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम इसे लेते हैं 2 सेकंड के बराबर, 2 सेकंड के बराबर। ऐसा क्यों लेते हैं, हम तो SSD में 2.5 सेकंड लेते हैं 2.5, लेकिन OSD में 2 सेकंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि SSD में हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमें सडन रिएक्शन देना होता है। तो इसलिए सडन रिएक्शन जब होता है तो वहां पे हमारी पीव थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है। तो पीव थ्योरी में जो हमारा टाइम इलैप्स होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन OSD में क्या है कि हमारा जो ड्राइवर है वो पहले से ही कॉन्शियस है और वो उसने माइंड सेट करके बैठा हुआ है कि हाँ मुझे ओवरटेक करना है, इसलिए हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में 2.5 सेकंड रिएक्शन टाइम नहीं लेते, 2 सेकंड लेते हैं, क्योंकि उसने पहले से माइंड सेट कर रखा है और पहले से कॉन्शियस है। तो इसलिए हमारा OSD में जो रिएक्शन टाइम होगा, OSD रिएक्शन टाइम वो हो जाएगा दैट इज TR इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो अब ये जो 2 सेकेंड की जो रिएक्शन टाइम आई है, यही सेम वैल्यू IRC ने भी रिकमेंड की है। तो इसके IRC का रिकमेंड करने का जो रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने 2 सेकेंड OSD में क्यों लिया है, 2.5 सेकेंड क्यों नहीं। IRC मतलब कि इंडियन रोड कांग्रेस।
अब हम लोग और नीचे आकर के इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं कवर। OSD का जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया वो 3 पार्ट में आया, जिसको हम ब्रेक करके, तो D1 जो पोर्शन है वो D1 आ गया हमारा VB इंटू TR, और VB मतलब कि हमारा VB हमारा व्हीकल ऑफ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल B, एंड TR हो गया हमारा रिएक्शन टाइम। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं D2 पे। तो D2 हमारा हो गया S प्लस VBT प्लस S, एंड D3 हो गया हमारा V इंटू T। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा OSD का इन तीनों का समेशन D1 प्लस D2 प्लस D3। अब हमने जो D2 की जो वैल्यू निकाली है S प्लस VB इंटू T प्लस S, इसको हम 2S प्लस VBT भी लिख सकते हैं, VBT। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली, इसको हमने निकाला है व्हीकल B के टर्म में, इसको हम व्हीकल A के टर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये व्हीकल A के टर्म में हम कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि जो व्हीकल A है वो हमारा एक्सेलरेशन उसका हम मान लेते हैं A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन है व्हीकल A का। तो अब हम नीचे आ जाए, तो सबने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ी ही होंगी जो न्यूटन्स ने दी है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, न्यूटन्स ने जो 3 दी थी, तो उसमें से एक इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम लोग कहते हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे A के टर्म्स में ये वाली वैल्यू D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, व्हीकल A के टर्म्स में D2 की वैल्यू। तो अब हम इस S को, ये S और ये वाला जो स्पेसिंग है ये दो के दोनों अलग है। ठीक है, इस S को हम हटा देते हैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। बस इतना मान लीजिए कि ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब इसमें U की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी VB। क्यों? क्योंकि व्हीकल A हमारा वेलोसिटी B से मूव कर रहा था, और टाइम जो हमारा लगा वो हो गया कैपिटल T, क्योंकि कैपिटल T उसने टाइम लिया है अपनी लेन चेंज करके वापस अपनी लेन में आने के लिए, प्लस हाफ AT स्क्वायर तो हमारा है ही, क्यों A हमने उसका वो मान रखा है एक्सेलरेशन व्हीकल A का, और टाइम उसने लिया है कैपिटल T। तो अब हम इसको अगर इसके बराबर कर दें, क्योंकि ये व्हीकल B के टर्म में निकाल ले चाहे व्हीकल A के टर्म में निकाल ले, दो के दोनों सेम ही आने चाहिए डिस्टेंस। तो VB इंटू T प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अब अगर हम इन दोनों इक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी कैपिटल T की वैल्यू। तो अब अगर हमने सॉल्व किया 2S प्लस VB इंटू T प्लस इक्वल्स टू VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ AT स्क्वायर, it implies that capital T equals to within root 4S by A। This is 4S by A, 4S by A। इसको मैं रब करके दोबारा से लिख देता हूँ क्लियर। S by A। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, यहाँ से आ गया हमें T की वैल्यू। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है क्योंकि D2 आपका T की हेल्प से ही निकलेगा। अब इसमें होता क्या है कि हमें क्वेश्चंस में समटाइम्स सिर्फ डिजाइन वेलोसिटी गिवन होती है, डिजाइन वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रोड, हमें व्हीकल B की वेलोसिटी या स्पीड नहीं गिवन होती। तो उसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कि जो व्हीकल B है
व्हीकल बी की अगर वेलोसिटी हमें नहीं गिवन है तो जो भी डिज़ाइन स्पीड है, ये वाली जो स्पीड हमने कंसिडर की थी, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को ऊपर दोबारा से। ये जो वेलोसिटी हमने कंसिडर की है, ये तो डिज़ाइन स्पीड से चल रही थी हमारी व्हीकल ए और सी, तो ये वेलोसिटी माइनस जो भी डिज़ाइन वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रोड है, ये 4.5 इससे हम व्हीकल बी की स्पीड निकाल सकते हैं, और इधर v माइनस 16 भी हम कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कैसे है, दो अलग अलग वेलोसिटी। तो ये वाली जो वैल्यू है, इसमें जो डिज़ाइन स्पीड है व्हीकल की, सॉरी रोड की, जो v है वो मैंने लिया है मीटर पर सेकंड में। तो अगर मीटर पर सेकंड में किसी को कंप्यूटेशन करना है तो वो 4.5 से माइनस करेगा, और अगर कोई, और यहाँ पे मैंने लिया है v की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में। तो जिसको जैसी सूटेबिलिटी, जिसको जैसा आसान पड़े, वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकता है या याद कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप किलोमीटर पर आवर में यूज कर रहे हैं तो -16 करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड में आप कर रहे हैं तो -4.5 करेंगे। तो यहाँ से आ गई हमारी वीबी की वैल्यू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले उस पे कि अब हमारे पास वीबी हो गया, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल भी हमें पता चल गया, टी पता चल गया। अब हम आ जाते हैं एस की कैलकुलेशन पे कि एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस की वैल्यू कैसे आएगी। तो कैलकुलेशन ऑफ एस के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एक हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ एस। तो अब कैलकुलेशन ऑफ एस के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक छोटा सा चीज कि मान लेते हैं कि ये व्हीकल ए है और ये व्हीकल बी से एकदम ही चिपक के चल रहा है, कोई क्लियरेंस नहीं है, कोई स्पेसिंग नहीं है, बहुत ही मिनिमल स्पेसिंग है कि उसे हम इग्नोर कर दें। अब वो व्हीकल बी देखता है कि उसे ब्रेक लगाने की नीड लगती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन की वजह से वो ब्रेक लगा रहा है। तो वो ब्रेक लगाने के बाद वो कंप्लीटली सपोज कर लेते हैं कि वो यहाँ पे आकर के रुक जाता है। यहाँ पे कंप्लीटली वेलोसिटी होगी व्हीकल बी की वीबी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे उसने लगाया ब्रेक, अप्लाइड ब्रेक, अप्लाइड ब्रेक, और यहाँ पे आकर के उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। अभी यहाँ पे इसकी वीबी समथिंग वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब इसने ब्रेक लगाया है, और सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर है, एक ऐसी रैंडम वैल्यू हम लोगों ने ले ली कि 100 मीटर में व्हीकल बी जाकर के फाइनली स्टॉप हो जाता है। अब व्हीकल ए तो एकदम चिपक के चल रहा था, तो अब ये थोड़ा कॉन्शियस तो है ही कि अचानक से ब्रेक लगा देगा तो मुझे भी ब्रेक लगाना पड़ेगा, लेकिन स्टिल कॉन्शियस होने के बाद भी उसको कुछ रिएक्शन टाइम लगेगा। तो अब जब व्हीकल बी ब्रेक लगाएगा तो व्हीकल ए उसके कुछ सेकंड बाद लगाएगा। तो जब, और व्हीकल ए व्हीकल बी की ही स्पीड से चल रहा है, इसकी भी जो वेलोसिटी है वो भी व्हीकल बी के बराबर ही है। तो अब जब ये ब्रेक लगाएगा तो इसको भी 100 मीटर लगेगा रुकने में, तो इसको भी यहाँ पे आकर के, यहाँ पे इस मैं डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी इसका रीजन आपको पता चलेगा। आइडियली तो इसको भी यहाँ पे आकर के रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुक पाएगा। क्यों? क्योंकि जब व्हीकल बी ने ब्रेक लगाया तो इसके कुछ सेकंड बाद इसको होश आया कि हाँ मुझे भी ब्रेक लगाना चाहिए, तो उसमें कुछ इसका टाइम इलैप्स हुआ, जिसे हमने कह दिया दोबारा से रिएक्शन टाइम। तब वो रिएक्शन टाइम प्लस 100 मीटर व्हीकल ए को भी रुकने में लगेगा, तो व्हीकल ए इन रियलिटी जाकर के रुकेगा यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो ये जो कर्व वाली डिस्टेंस दिखाई, मतलब ये कर्व में नहीं जा रहा है, ये जा तो स्ट्रेट ही रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कर दिया 100 मीटर क्योंकि व्हीकल ए को भी लगा रुकने में, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी क्योंकि वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी के बराबर ही चल रहा है, इनटू रिएक्शन टाइम टी आर। तो अब ये डिस्टेंस तो ज्यादा हो गई, ये तो व्हीकल बी के आगे पहुंच गया व्हीकल ए, बट इन रियलिटी ऐसा पहुंच तो पाएगा नहीं क्योंकि वो तो टक्कर हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा कोलिजन। तो अब जो यहाँ पे
टी आर है वो 2 सेकेंड भी नहीं होगा, यहाँ पे वो वैल्यू हो जाएगी 0.7 सेकेंड के बराबर, 0.7 सेकेंड, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्शियस है कि हाँ मैं एकदम चिपक के चल रहा हूँ व्हीकल बी से, तो मुझे कभी भी ब्रेक लगाना पड़ सकता है। तो अब 100 प्लस वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी इंटू टी आर, इसकी वजह से ये व्हीकल बी से आगे निकल जाएगा, लेकिन आगे तो निकल नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये 0.7, अभी जो मैं आगे चीज़ बताऊंगा वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 0.7 कहाँ से आया। तो अब हम ये से यहाँ से मिटा करके कर लेते हैं एस की कैलकुलेशन, ये मिटाते नहीं है आप लोगों की सहूलियत के लिए। तो अब यहाँ पे हमने ले लिया व्हीकल ए यहाँ पे है, तो ये जो चीज़ मैंने आपको ऊपर ये वाला पूरा पोर्शन बताया, ये सिर्फ अभी जो आने वाला है उसमें एक रिएक्शन टाइम के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि 0.7 वैल्यू कहाँ से आई उसके लिए मैंने बताया, बाकी इसका कोई खास मोटो नहीं था। अब जो हमने व्हीकल एस, जो एस हमने लिया था वो कहाँ से कहाँ तक लिया था, सेंटर टू सेंटर लिया था ऊपर, जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डेराइव कर रहे थे, तो ये एस यहाँ से यहाँ तक हो गया। व्हीकल की लेंथ हमने मान ली एल, दो के दोनों व्हीकल की एल एल, ये भी हो गया एल एल। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, ये डिस्टेंस हो गई एल बाई 2, और ये भी डिस्टेंस हो गई हमारी एल बाई 2, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई हमारी 0.7 वीबी। इतनी स्पेसिंग वो अगर बना करके चलेगा तो व्हीकल ए अगर व्हीकल बी से इतनी स्पेसिंग बना के चल रहा है तो वो सेफ रहेगा। तो अब एस हमारा क्या हो जाएगा फुल एंड फाइनल, ये एस हो गया हमारा 0.7 वीबी प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल, तो एल बाई 2 प्लस एल बाई 2 मिलकर के बना दिया इन्होंने एल। अब यहाँ पे ये जो वीबी है, ये वीबी हमारा अभी भी मीटर पर सेकंड में है। अब जिनको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में वाली जो दिक्कत है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वीबी को हम कन्वर्ट कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो अगर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.2 वीबी प्लस एल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल है ये हमने कंसिडर किया किलोमीटर पर सेकंड में। तो याद रखिए कि आप लोगों को कोई एक नॉमेनक्लेचर यूज कर लीजिए, इधर आप सारे फॉर्मूले मीटर पर सेकंड में याद कर लीजिए किलोमीटर पर सेकंड में, क्योंकि अगर आपने दोनों में याद करेंगे तो आप लोग गलतियां करेंगे और फॉर्मूले भूलेंगे कि कौन सा मीटर पर सेकंड में था कौन सा किलोमीटर पर आवर में था, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए चाहे मीटर पर सेकंड में याद कर लीजिए किलोमीटर पर सेकंड में, मैंने दोनों लिख दी है, तो जिसको जो आसान लगे वो याद कर सकता है। ठीक है, तो अब हम IRC की कुछ रिकमेंडेशंस देख लेते हैं, एक दो पॉइंट जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो IRC ने कुछ वैल्यूज दी है। हाँ, लेकिन IRC की वैल्यूज के पहले एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने एक अप्रोक्सीमेशन माना था यहाँ पे जब हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे थे, कि जो व्हीकल ए है, व्हीकल ए जब व्हीकल बी से स्पेसिंग जो एस है पहले ओवरटेकिंग के और आफ्टर ओवरटेकिंग, ये दो के दोनों हम ये मान के चल रहे थे कि ये सेम होंगी, बट इन केस अगर सेम नहीं हो रही हैं तो जो आपके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे और क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करके दे भी सकता है, तो इसलिए आप लोग उस चीज के लिए रेडी रहें। तो अगर इफ स्पेसिंग इज नॉट सेम, तो अब डिस्टेंस तो बराबर है नहीं, ये तो हमने एज्यूम किया था कि डिस्टेंस बराबर है, हो सकता है व्हीकल ए वो स्पेसिंग कम कर दे आफ्टर ओवरटेकिंग या फिर उसको इंक्रीज कर दे। तो इफ डिस्टेंस, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूले में एस की वैल्यू में जो थोड़ा सा चेंज आएगा, इफ एस इज नॉट सेम, दैट इज before overtaking distance हमने कंसिडर कर ली S1 एंड आफ्टर ओवरटेकिंग
इक्वल्स टू S2। ठीक है, तो अब अगर ये हमारा हो गया तो हमारा जो D2 की जो वैल्यू है, जो पहले थी 2S प्लस VBT, वो अब चेंज होकर के बन जाएगी S1 प्लस S2 प्लस VB इंटू T। तो ये हो जाएगी हमारी D2 की वैल्यू अगर हमारा डिस्टेंस बिफोर ओवरटेकिंग एंड आफ्टर ओवरटेकिंग सेम नहीं तो। और सिमिलरली T की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो T हमने पहले कैसे निकाला था, T हमने व्हीकल B के टर्म्स में निकाला था और व्हीकल A के टर्म्स में निकाला था, और उन दोनों को इक्वेट करके 4S/A आया था। तो सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे अब T की वैल्यू 4S/A के बजाय हो जाएगी 2S1 प्लस S2/A। ये हो गई हमारे T की वैल्यू अगर डिस्टेंस हमारी सेम नहीं है। अब हम आ जाते हैं कुछ रिकमेंडेशंस पे जो IRC ने दिए हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को लेकर के। तो अब अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में IRC रिकमेंडेशन लिख देता हूं मैं, IRC रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी कभी कभी वो लोग नहीं देते हैं। तो एक्सेलरेशन की सिर्फ दो वैल्यू, एक लंबी टेबल है, लेकिन आप ये दो वैल्यू याद कर लीजिए तो आसानी रहेगी। एक्सेलरेशन मैंने दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और यहाँ पे वेलोसिटी है व्हीकल B की किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो अगर 80 kmph से चल रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 0.72, और अगर 100 kmph की स्पीड से चल रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.53। ये और भी वेलोसिटीज के लिए दे रखा है, बट अगर आप ये दो वैल्यूज याद कर ले तो इनसे आपका काम बन जाएगा। और अगर ये वैल्यूज नहीं आती हैं एग्जाम में और तब भी आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो आप अंदाजा वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 80 से 100 के बीच में रही तब तो आप इजीली इंटरपोलेट कर लेंगे, और अगर इसके 100 के ऊपर होती है तो एक्स्ट्रापोलेशन कर लीजिएगा। 80 के नीचे है तो आप उसी हिसाब से थोड़ी सी वैल्यूज रिड्यूस कर लीजिए, इंक्रीज कर लीजिएगा। ओके, अब आ जाते हैं OSD के मेन रिकमेंडेशंस पे जो IRC ने हम लोगों को कहे हैं कि जिनको फॉलो करना आपको कंपलसरी है। तो अब अगर डिवाइडेड हाईवे है, डिवाइडेड हाईवे, अभी डिवाइडेड हाईवे का भी मतलब बताएंगे कि डिवाइडेड हाईवे क्या होते हैं। एंड फॉर, ये फॉर है, फॉर रोड्स विथ वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक, उस केस में हमारा OSD जो हो जाएगा OSD इक्वल्स टू D1 प्लस D2 के बराबर जाएगा। इसमें D3 का टर्म नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका ये एक हाईवे है, यह एक कर्व है, कर्व पे मैं एक स्ट्रेट स्ट्रेच दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आपके ट्रैफिक चल रही है, ये इस डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रही है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रही है, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में, और ये एक लेन और है। तो यहाँ पे हमने बना दिया है एक डिवाइडर, या इसे मीडियन भी कहते हैं, मीडियन सेपरेटर, ट्रैफिक सेपरेटर, इन सब नाम से जानते हैं। तो अब अगर हमने यहाँ पे एक सेपरेटर बना दिया है तो ये इस डायरेक्शन के जो व्हीकल हैं जो ईस्ट में जा रहे हैं वो वेस्ट वालों से कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे, सामने नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेटर है। तो इसलिए यहाँ पे D3 जो वाला जो टर्म था पहले जो होता था वो आएगा ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा।
जीरो नहीं, मतलब यहाँ पे टर्म आएगा ही नहीं, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब सामने से ही कोई व्हीकल नहीं है तो यहाँ पे D3 टर्म आने की नीड ही नहीं है। तो ये हो गया आपका डिवाइडेड हाईवे, ये हो गया आपका बीच में सेपरेशन। या फिर और रोड्स विथ वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आपकी कोई दूसरी रोड है, इसमें सिर्फ जो व्हीकल मूव कर रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सामने से कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है इस डायरेक्शन से। तो जब इस डायरेक्शन से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा तो दोबारा से हमें D3 की नीड नहीं पड़ेगी, जो वहां पे हमने ऊपर डेरिवेशन में व्हीकल C शो किया था, वो यहाँ पे कोई व्हीकल C है ही नहीं, इसलिए हमारा D3 टर्म नहीं आएगा। अगली रिकमेंडेशन देख लेते हैं। अब अगली रिकमेंडेशन क्या है कि अनडिवाइडेड हाईवेज पे, अनडिवाइडेड highways with 4 or more lanes, with 4 or more lanes, IRC क्या सजेस्ट करता है? IRC सजेस्ट that there is no need to provide OSD, but SSD should always be provided। ओके, तो अब IRC की अगली रिकमेंडेशन क्या है कि अनडिवाइडेड अगर हाईवेज है, कि जैसे मान लीजिए आपका ये एक अनडिवाइडेड 4 लेन हाईवे है, ये हो गई आपकी 1 2 3 4 लेन अगर होगी, यहाँ पे ट्रैफिक का डायरेक्शन मूवमेंट यहाँ ऐसे है इन दो लेनों में, और इन दो लेनों में ऐसे है। अब पुराने वाले केस में हमने इसको सेपरेटर बना दिया था, ये वाली जो बीच वाली लाइन है, लेकिन यहाँ पे सेपरेटर नहीं है, यहाँ पे ये वाले व्हीकल जो है वो इसमें मर्ज हो सकते हैं, ये वाले व्हीकल यहाँ पे मर्ज हो सकते हैं, यहाँ पे कोई सेपरेटर नहीं है, सिर्फ वाइट स्ट्रिप्स पेंटेड लाइन है। तो अब इन केसेस में हमें IRC क्या कहता है कि OSD प्रोवाइड करने की नीड नहीं है, बट SSD प्रोवाइड करना कंपलसरी है। OSD प्रोवाइड करने की नीड हमें क्यों नहीं है? क्योंकि इस केस में क्या होगा कि अगर इस व्हीकल को ओवरटेक करना है तो वो यहाँ से ऐसे डायरेक्टली ओवरटेक करके इस लेन में मर्ज करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाले लोग और इन लोगों को अगर किसी इस व्हीकल को ओवरटेक करना है तो वो यहाँ से ऐसे मर्ज करके आ सकते हैं। तो 4 लेन के लिए उन्होंने मना किया, बट SSD कंपलसरी, क्योंकि SSD क्या है? स्टॉपिंग। अगर आगे कुछ भी पेड़ गिरा है या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो एटलीस्ट उतनी विजिबिलिटी इस व्हीकल को होनी चाहिए कि उसे देख करके रुक सके। अब आ जाते हैं हम लोग अगली रिकमेंडेशन पे। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ अगली रिकमेंडेशन आने के पहले, कि हम लोग OSD प्रोवाइड कहाँ पे करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा एक कर्व ऐसे है, 3 लेन रोड कर्व है, ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पे ये हमारी डॉटेड लाइन यहाँ पे इस डायरेक्शन मूव कर रही है, इस डायरेक्शन मूव कर रही है ट्रैफिक, यहाँ इस डायरेक्शन, ठीक है। तो जो OSD हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सेंट्रल लेन में करते हैं OSD, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये इस 3 लेन हाईवे का, ये है 3 लेन हाईवे, ये तो इस 3 लेन हाईवे का जो सेंटर पोर्शन होगा वहां पे हम OSD प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रिकमेंडेशन कि वर्टिकल कर्व पे, ऑन वर्टिकल कर्व OSD should be
along center line, should be along center line of the curve of road from which a driver with its eye level of 1.2 meter above road surface and can see the top of object 1.2 मीटर। अब यहाँ पे 1.2 मीटर दो के दोनों को क्यों लिया है? एसएसडी में तो हम लेते हैं हाइट ऑफ द व्हीकल 1.2 और दूसरी जो हाइट लेते हैं 0.15। वो यहाँ पे इसलिए हमने दो के दोनों को 1.2 आईआरसी ने रिकमेंड किया क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट नहीं देखनी, यहाँ पे हमें व्हीकल की हाइट देखनी, क्योंकि हम व्हीकल को ओवरटेक करेंगे। तो व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए हमें व्हीकल की हाइट लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने 1.2 मीटर पे जो ड्राइवर को ओवरटेक करना उसकी हाइट ली है, उसके आई लेवल की हाइट ली है, उसकी हाइट नहीं, उसकी आई लेवल इस हाइट पे हम लोग कंसिडर करते हैं। और जिसको वो ओवरटेक करेगा वो भी 1.2 मीटर पे ही होना चाहिए, इसलिए दो के दोनों की जो हाइट है वो 1.2 मीटर ली है। अब आ जाते हैं लास्ट रिकमेंडेशन पे कि ओवरटेकिंग ओएसडी को हम लोग कुछ कुछ इंटरवल पे प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ओवरटेकिंग जोन। तो ओवरटेकिंग जोन क्या होते हैं कि जहां पे आप ओवरटेक कर सकते हो। तो कुछ कुछ पोर्शंस रोड पे ऐसे होते हैं कि जहां पे हम ओवरटेकिंग नहीं प्रोवाइड करा सकते, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो वहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं ओवरटेकिंग जोन्स। तो उसके लिए जो आईआरसी ने रिकमेंडेशन दी है वो दी है डिजायरेबल लेंथ इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ OSD और मिनिमम लेंथ ऑफ OSD इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ OSD। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गए, ओवरटेकिंग जोन्स हो गए हमारे कि कहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हो। तो सपोज कर लीजिए आपका ये 2 लेन रोड है, यहाँ से आपने ये रोड कर दिया, उसके बाद फिर इस चीज को ये मत समझिएगा कि यहाँ पे आकर के उन्होंने रोड चौड़ी कर दी। ये बस एक ये है कि हाँ इतने पोर्शन में थोड़ा सा लेंथ हमें मिल गई है कि उसको ओवरटेक कर पाए। तो यहाँ पे हमने एक साइन बोर्ड लगा दिया S1 नाम का इस रोड के लिए, जो लोग व्हीकल यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे हमने बोर्ड लगा दिया S2, ये डिस्टेंस हो गई हमारी OSD के बराबर, कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि अब ओवरटेकिंग जोन हमारा खत्म हो गया है। और ये OSD डिस्टेंस के पहले एक S1 बोर्ड लगा देते कि हाँ आप यहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी लगा देंगे एक S2 कि आपका ओवरटेकिंग जोन खत्म हो गया, और यहाँ पे एक लगा देंगे S1। तो ये हो गए आपके ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कंप्लीट। अब आप इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।